When a photon of suitable frequency incident on a metal surface, photoelectron is emitted from it. If the frequency is below a threshold frequency for the surface, not photoelectron emitted, we know very well. For a photon frequency nu is greater than nu naught, the kinetic energy of the emitted photoelectron is h minus nu naught. बिल्कुल सही है. The photocurrent can be stored by applying a potential difference V naught called stopping potential. The maximum kinetic energy of the photoelectron is EV naught. The experimental graph between V naught and the nu for the metal is given in the figure. This is straight line of slope m. The straight line graph obtained for two metal. अब देखो दो मेटल के बीच में ग्राफ की बात हो रही है. तो ग्राफ किस किस बीच में खींचा है इसने? स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी. तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं. ऊपर से लाइट आ रही है जिसकी एनर्जी h न्यू. इसने दो काम किए, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. h न्यू इज गिवन बाय वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा? अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो वर्क फंक्शन इज गिवन बाय h न्यू नॉट प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल v नॉट है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी? e इंटू वी नॉट. अब y एक्सिस पे v नॉट है तो विल राइट e वी नॉट इज गिवन बाय h nu minus h nu naught. It means v naught can be written as h upon e into nu minus h upon e into nu naught. We will compare with the equation y equal to mx plus c. यहाँ से आप देखोगे m की वैल्यू कितनी आ रही है? h upon e, क्योंकि y तो क्या हो गया आपका v naught, x क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, और c क्या आ रहा है आपका h upon e into v naught. ये है आपका है c. अब दो डिफरेंट मेटल है, दो डिफरेंट मेटल है तो दोनों का वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा. सो दोनों के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी. यानी इस इक्वेशन में आपको h अपॉन e इंटू न्यू, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि h क्या प्लांक कांस्टेंट, e क्या 1.6 10 की पावर माइनस 19, न्यू क्या ऊपर से जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, लेकिन न्यू नॉट क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ये तो डिफरेंट है ना हर मेटल के लिए. तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू द स्लोप इज कांस्टेंट बिकॉज h अपॉन e इज कांस्टेंट. पक्का स्लोप तो ये आएगा, ओनली इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है क्योंकि न्यू नॉट चेंज हो रहा है तो इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है. तो जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा? लाइक दिस. एक और मेटल वाला ग्राफ कैसे बनेगा? लाइक दिस. क्यों? क्योंकि स्लोप जो आपका वो कांस्टेंट है, ओनली यू आर चेंजिंग द इंटरसेप्ट दैट इज द कनेक्शन ऑन द y एक्सिस. सो द स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन फॉर टू मेटल ऑफ कोर्स कोइंसाइड विद ईच अदर, नहीं कभी कोइंसाइड नहीं कर सकते. आर पैरेलल टू ईच अदर, परफेक्टली राइट. आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, रॉन्ग हो गया. आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, रॉन्ग हो गया. सो राइट आंसर प्रॉब्लम इज ऑप्शन बी, दैट इज द ग्राफ इज पैरेलल टू ईच अदर. द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट फॉर दिस मेटल. अब ध्यान से देखो यहाँ पे h अपॉन e इज इक्वल टू m, तो आप लिखोगे h अपॉन e इज इक्वल टू m. आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो h की वैल्यू क्या होगी? m इंटू e. सो राइट आंसर प्रॉब्लम के लिए ऑप्शन सी, दैट इज m इंटू e. थर्ड पार्ट, द इंटरसेप्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी एक्सिस इन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सिस ऑफ द ग्राफ इज, ये आपकी इक्वेशन बेसिकली v नॉट इज गिवन बाय h अपॉन e इंटू न्यू माइनस h अपॉन e इंटू न्यू नॉट. तो देखो v नॉट एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट देखोगे वो तो c हो गया आपका, तो यहां से c की वैल्यू क्या आ रही है देखो आपको दिख रही होगी h अपॉन e इंटू न्यू नॉट. यानी सेकंड आंसर तो क्या आएगा आपका? h अपॉन e इंटू न्यू नॉट. सेकंड आंसर कहाँ आ रहा है? यही तो आ रहा है h अपॉन e इंटू न्यू नॉट. तो इससे आप राइट आंसर क्या लिखोगे? ऑप्शन ए. और इंटरेस्ट ऑन द एक्स एक्सिस देखना है, दैट इज न्यू एक्सिस. तो कम से कम कितना कट लगेगा? कहाँ लगेगा? न्यू नॉट पे लगेगा, क्योंकि न्यू नॉट से बोले तो फोटो इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल ही नहीं है. तो राइट आंसर प्रॉब्लम के लिए ऑप्शन ए, दैट इज न्यू नॉट एंड h न्यू नॉट अपॉन e. थर्ड पार्ट, व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज डबल, इन लेमड़ा को आपने क्या कर दिया? 2 लेमड़ा. How many times its wave number and frequency becomes? We all know very well, wave number is given by 1 upon wavelength. अब देखो वेव नंबर लेमड़ा का 2 लेमड़ा हो गया तो वेव नंबर आधा हो गया 1/2, क्योंकि पहले लेमड़ा था तो 1 अपॉन लेमड़ा, अब क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 लेमड़ा. तो जो आपका वेव नंबर आ जाएगा वो तो कितना आ जाएगा? 1/2. यानी ऑप्शन सी हो सकता है, ये ऑप्शन बी हो सकता है. ये ए और डी तो वैसे ही कट गए आपके. नो फ्रीक्वेंसी बिकम, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? देखो स्पीड ऑफ फोटोन इज गिवन बाय सी इज गिवन बाय एफ इनटू लेमड़ा. स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट. अगर लेमड़ा आपका 2 लेमड़ा हो गया तो पक्का फ्रीक्वेंसी f/2 होना चाहिए, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट वापस f लेमड़ा रहेगा. तो राइट आंसर इसका भी क्या आ जाएगा? 1/2. सो राइट आंसर द प्रॉब्लम ऑप्शन बी, दैट इज 1/2 एंड 1/2. नो फोर्थ पार्ट, द मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज 5 × 10 की पावर माइनस 29 SI में P is given to us 5 × 10 की पावर माइनस 29. इग्नोरिंग द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, यानी कोई रिलेटिविस्टिक की कोई बात नहीं करनी हमें. वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, लाइट फॉर्मूला लगाना, लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन p. h की वैल्यू होती है 6.6 × 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 5 × 10 की पावर माइनस 29. तो बेसिकली 6.6 को 5 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1.32 × 10 की पावर. देखो 34 ऊपर है, नीचे से 29 है, तो क्या बचेगा? 10 की पावर माइनस 5 मीटर. अब देखो यहाँ पे आंसर आ रहा है माइक्रोमीटर में, तो वी ऑल नो वेरी वेल 1 मीटर इज 10 की पावर प्लस 6 माइक्रोमीटर. सो 1.32 × 10 की पावर माइनस 5 × 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर.
So basically it is 1.32 into 10 की power 6 minus 1 in 10 micrometer. It means we can say it is given by 13.2 micrometer. So अगर ऑप्शन देखोगे तो क्या लगेगा आपको D. तो राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम will be given by option D, that is 13.3 micrometer.